क्लास 11th के लिए जो हमारा आज का टॉपिक है दैट इज़ यूरिन फॉर्मेशन। कल हम लोगों ने लीवर में यूरिया कैसे बनता है, किस तरह से लीवर ब्लड में मौजूद अमोनिया को यूरिया में कन्वर्ट करता है, ये देखा था। और आज हम लोग यूरिन फॉर्मेशन देखेंगे। यूरिन क्या है? इंसान की किडनी का नेफ्रॉन ब्लड में से यूरिया, जिसे जो कि हमारा मेन मेटाबॉलिक वेस्ट है, उसको निकाल कर बाहर फेंकती है। लेकिन यूरिया के साथ बॉडी में से क्योंकि एक्स्ट्रा वाटर और एक्स्ट्रा साल्ट्स जो हैं वो भी निकलते हैं, दैट इज़ वाई उस पूरी चीज़ को यूरिन कहा जाता है। उसमें यूरिया तो है ही, लेकिन साथ में बॉडी का एक्स्ट्रा वाटर और एक्स्ट्रा साल्ट्स जो हैं वो भी उसके थ्रू निकलते हैं, एंड दैट वी कॉल यूरिन। उसको यूरिन कहा जाता है। अब ये यूरिन फॉर्मेशन होगा कहाँ? किडनी के नेफ्रॉन के अंदर। और किडनी के नेफ्रॉन के अंदर जो यूरिन फॉर्मेशन का पूरा प्रोसेस है उसे 3 स्टेप्स में समझा जाता है। सो यूरिन फॉर्मेशन जो है इन द नेफ्रॉन्स ऑफ किडनी कैन बी डिवाइडेड इनटू 3 स्टेप्स। नंबर 1, जिसे हम लोग ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन कहते हैं, दिस इज कॉल्ड ग्लोमेरुलर अल्ट्राफिल्ट्रेशन या सिंपली ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन। नंबर 2, जिसे कहते हैं ट्यूब्यूलर रीअब्सॉर्प्शन। और तीसरी चीज़ है जो कि लेस इम्पोर्टेंस की है, उसे कहते हैं ट्यूब्यूलर सिक्रीशन। ग्लोमेरुलर अल्ट्राफिल्ट्रेशन, ट्यूब्यूलर रीअब्सॉर्प्शन और ट्यूब्यूलर सिक्रीशन, ये 3 स्टेप्स में हम यूरिन फॉर्मेशन को जो है वो बांट सकते हैं। अब ये होता कैसे है? प्रीवियस लेक्चर्स में हम लोगों ने अपना जो बोमेन्स कैप्सूल है किडनी का मेन पार्ट, उसके बारे में पढ़ा हुआ है। सो ये किडनी का नेफ्रॉन जो है, किडनी के नेफ्रॉन का जो मेन पार्ट है जिसे बोमेन्स कैप्सूल कहते हैं, ये वो है। और इस बोमेन्स कैप्सूल में हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, समझ चुके हैं कि इस बोमेन्स कैप्सूल में ऊपर की तरफ यहाँ पर जो ये गड्ढा जैसा होता है जिसे बोमेन्स कैप्सूल की कैविटी कहते हैं, इस कैविटी में पैरेलली अरेंज्ड ब्लड कैपिलरीज का एक नेटवर्क होता है जिसे ग्लोमेरुलस कहा जाता है। ये हम लोग पढ़ चुके हैं। और इस ग्लोमेरुलस में एफरेंट आर्टीरियोल जो है वो ब्लड लाता है, इफरेंट आर्टीरियोल ब्लड ले जाता है। और जिस दौरान इस ग्लोमेरुलस में ब्लड का सर्कुलेशन होता है, उसी दौरान उसमें से मेटाबॉलिक वेस्ट को निकालकर बोमेन्स कैप्सूल के ल्यूमेन में जमा कर दिया जाता है। ये प्रोसेस ग्लोमेरुलर अल्ट्राफिल्ट्रेशन कहलाता है। अब ये होता कैसे है, किस तरह से होता है? देखो, ये जो एफरेंट आर्टीरियोल है ग्लोमेरुलस में ब्लड लाने वाला, ये चौड़ा है, और इफरेंट आर्टीरियोल जो है उसके मुकाबले में पतला है। नतीजा ये होता है कि एफरेंट आर्टीरियोल जिस रफ्तार से ब्लड को ग्लोमेरुलस में रिलीज करता है, उसके मुकाबले में इफरेंट आर्टीरियोल उतने ब्लड को ले नहीं जा पाता है। सो इनलेट चौड़ा है, आउटलेट तंग है। ब्लड आएगा ज़्यादा रेट से, निकलेगा कम रेट से। नतीजा ये होगा कि ग्लोमेरुलर कैपिलरीज के अंदर ब्लड का बहुत ज़्यादा प्रेशर डेवलप होता है। इन ग्लोमेरुलर कैपिलरीज में ब्लड का जो प्रेशर है वो 75 mm ऑफ Hg के करीब होता है। और ये जो 75 mm ऑफ Hg का प्रेशर इन ग्लोमेरुलर ब्लड कैपिलरीज में है, ये इस ब्लड को ब्लड कैपिलरीज की, ग्लोमेरुलर कैपिलरीज की जो एक थिन वॉल्स हैं, उनमें बाहर की तरफ एक प्रेशर एक्सर्ट करता है, एक फोर्स लगाता है। और वो फोर्स जो है 75 mm ऑफ Hg का है। अब क्योंकि इन कैपिलरीज की वॉल्स बहुत थिन हैं, बहुत पतली हैं,
अंदर से ब्लड इन पे 75 mm ऑफ Hg का प्रेशर लगा रहा है, तो नतीजा ये होता है ड्यू टू दैट हाई प्रेशर ब्लड में से कई सारी चीज़ें कैपलरीज की पतली दीवारों के पार लीक होके बाहर निकलना शुरू करती हैं। और जब वो बाहर निकलती हैं तो बाहर निकल कर जो बोमेन्स कैप्सूल की लेयर है, वॉल है, जिसे हम विसरल वॉल कहते हैं, क्योंकि ये पोरस होती है, इसमें छोटे छोटे पोर्स होते हैं, तो उनके थ्रू वो सारा कंटेंट ब्लड में से फिल्टर होके लीक होके बोमेन्स कैप्सूल के ल्यूमिन में जमा होना शुरू करता है। इस लीकेज की वजह से, इस फिल्ट्रेशन की वजह से, एंड दिस इज फिल्ट्रेशन अंडर प्रेशर, क्योंकि 75 mm ऑफ Hg का प्रेशर लग रहा है जो फिल्ट्रेशन करवाना चाहता है, और इस फिल्ट्रेशन की वजह से ब्लड में से बहुत सारा वाटर में ही घुला हुआ यूरिया, बहुत सारे साल्ट और कुछ यूज़फुल चीज़ें भी जैसे ग्लूकोज है, एमिनो एसिड्स हैं, कुछ विटामिन हैं, वो भी निकल कर बोमेन्स कैप्सूल के ल्यूमेन में जमा हो जाते हैं। इसी प्रोसेस को हम ग्लोमेरुलर अल्ट्राफिल्ट्रेशन कहते हैं। हालांकि यहाँ पर इस फिल्ट्रेशन को अपोज करने के लिए भी कुछ फोर्सेस होती हैं, कुछ प्रेशर्स होते हैं। ब्लड में अंदर अपना खुद का जो एल्बुमिन प्रोटीन होता है, जो ब्लड के अंदर मौजूद है, वो उस फ्लूइड को वापस अंदर की तरफ 30 mm ऑफ Hg का प्रेशर लगाता है। ऑस्मोटिक पुल जिसे हम कहते हैं, तो ब्लड में मौजूद एल्बुमिन प्रोटीन का ऑस्मोटिक पुल आपकी इस फिल्ट्रेशन को काउंटर कर रहा है, रोक रहा है 30 mm ऑफ Hg का प्रेशर लगा के। नंबर 2, क्योंकि पूरे का पूरा नेफ्रॉन अंदर से फ्लूइड से भरा है, उसमें पानी है, और किसी भी चीज़ को जब पानी में डुबोया जाता है तो पानी उस पर अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगाता है। वो जो हाइड्रोस्टैटिक फोर्स इस पानी ने उस फिल्ट्रेट पर लगानी है अपोजिट डायरेक्शन में, वो कोई 10 mm ऑफ Hg का होता है, तकरीबन 10 mm ऑफ Hg का होता है। नेफ्रॉन के इर्द गिर्द टिश्यू में जो फ्लूइड है वो भी आपके नेफ्रॉन को कंप्रेस करके रखता है और आपकी फिल्ट्रेशन को अपोज करता है। उसका प्रेशर भी 10 mm ऑफ Hg का लेकर चलता है। अब कुल मिलाकर देखा जाए तो 30, 10 और 10 यानी 50 mm ऑफ Hg का प्रेशर अभी भी ऐसा है जो आपकी इस फिल्ट्रेशन को अपोज कर रहा है। सो ग्लोमेरुलस के अंदर ब्लड का प्रेशर 75 mm ऑफ Hg का है जो फिल्ट्रेशन करवाना चाहता है। 50 mm ऑफ Hg का प्रेशर ऐसा है जो उस फिल्ट्रेशन को अपोज कर रहा है, लेकिन फिर भी यहाँ नेट फिल्ट्रेशन प्रेशर हमारा 25 mm ऑफ Hg का बच जाता है, और इस 25 mm ऑफ Hg की वजह से फिल्ट्रेशन होती है। ये अपोजिंग प्रेशर्स यहाँ टोटल 50 है, ब्लड प्रेशर 75 है, और दोनों का डिफरेंस देखें तो तब भी 25 जो है mm ऑफ Hg का प्रेशर जो है वो बच जाता है। इसी 25 mm ऑफ Hg की वजह से ग्लोमेरुलस में ये फिल्ट्रेशन का प्रोसेस होता है। इसको हम ग्लोमेरुलर अल्ट्राफिल्ट्रेशन कहते हैं। और जो सारा फ्लूइड कंटेंट बोमेन्स कैप्सूल के ल्यूमिन में जमा हो जाएगा उसे ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट कहा जाता है। इस ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट को प्राइमरी यूरिन का नाम भी दिया जाता है। इसमें हार्मफुल यूरिया है, बहुत सारा वाटर है, बहुत सारा साल्ट है, ग्लूकोज, एमिनो एसिड जैसे इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स जो हैं ब्लड के वो भी आ जाते हैं, और इसे ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट का नाम दिया जाता है। अब होता क्या है, अभी जो दूसरा स्टेप है जिसे ट्यूबुलर रीअब्सॉर्प्शन कहते हैं, ये होता है। ये ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट जब बोमेन्स कैप्सूल के नीचे जो नेफ्रिक ट्यूब्यूल है, नेफ्रॉन का अलग अलग पार्ट हम पढ़ चुके हैं। सबसे पहले यहाँ PCT है, उसके बाद फिर लूप ऑफ हेनले है, उसके बाद फिर DCT है, प्रीवियस टॉपिक्स में हमने पढ़ लिया है। जब ये ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट नेफ्रिक ट्यूब्यूल के अलग अलग पार्ट्स के बीच में से होकर गुजरता है तो अलग अलग जगहों पर ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट में से जो यूजफुल चीज़ें हैं उन्हें वापस रीअब्सॉर्ब करके ब्लड में छोड़ दिया जाता है। उस प्रोसेस को ट्यूबुलर रीअब्सॉर्प्शन कहा जाता है। इसमें से मैक्सिमम जो रीअब्सॉर्प्शन है
सारा ग्लूकोज, बहुत सारे विटामिन, और जो है क्या नाम है, अमीनो एसिड्स, ये मैक्सिमम यूजफुल चीज़ें जो हैं ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट में से ये पीसीटी में ही रीअब्सॉर्ब कर ली जाती। उसके बाद फिर वाटर और साल्ट ज़रूरत के मुताबिक रीअब्सॉर्ब लूप ऑफ एनले में होता है। डीसीटी और कलेक्टिंग ट्यूब्यूल में आमतौर से किसी चीज़ की रीअब्सॉर्प्शन नहीं होती। वो इमरजेंसी कंडीशंस के लिए हैं, ताकि अगर कभी नमक और पानी की शरीर में बहुत ज़्यादा कमी हो जाए तो उन पार्ट्स को भी साल्ट और वाटर के लिए रीअब्सॉर्ब करने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। बट नॉर्मल कंडीशंस में ज़्यादातर यूजफुल चीज़ें ग्लूकोज, एमिनो एसिड्स, विटामिन्स पीसीटी की वॉल के अक्रॉस रीअब्सॉर्ब होते हैं। साल्ट और वाटर ज़रूरत के मुताबिक लूप ऑफ एनले में रीअब्सॉर्ब हो जाता है। इस प्रोसेस को ट्यूबुलर रीअब्सॉर्प्शन कहते हैं। हालांकि जब ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट नेफ्रिक ट्यूब्यूल के अलग अलग पार्ट्स के बीच में से गुजर रहा होता है और हम चुन चुन के उसमें से यूजफुल चीज़ों की रीअब्सॉर्प्शन कर रहे होते हैं, उसी दौरान ब्लड में से कुछ एक्स्ट्रा वेस्ट्स, जिनमें क्रिएटिनिन है, हिप्यूरिक एसिड है और अमोनियम आयंस हैं, उन्हें ब्लड में से ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट में सिक्रीट किया जाता है। इस काम को ट्यूबुलर सिक्रीशन का नाम दिया जाता है। So when the glomerular filtrate is passing through the different parts of nephric tubule, useful substances are being reabsorbed into blood, and some additional waste like creatinine, hippuric acid, ammonium etc., ammonium ion etc., are being released into that glomerular filtrate. और इस तरह से यूरिन फॉर्मेशन का काम जो है वो पूरा होता है। इस पूरी चीज़ से गुजरकर जो फ्लूइड बॉडी से बाहर निकलता है उसमें यूरिया रहता है, एक्स्ट्रा वाटर रहता है, एक्स्ट्रा साल्ट रहता है, और ये जो एडिशनल वेस्ट हमने ट्यूबुलर सेक्रीशन के दौरान ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट में डाले हैं, क्रेटिनिन, हिप्यूरिक एसिड और अमोनियम आयंस ही रहते हैं। बाकी यूजफुल चीज़ें जो यहाँ ट्यूबुलर ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन में निकल आई थी, उन्हें तो हम लोग ट्यूबुलर रीअब्सॉर्प्शन के प्रोसेस में रीअब्सॉर्ब करके वापस ब्लड में डाल देते हैं। सो यूरिन फॉर्मेशन कैन बी डिवाइडेड इनटू 3 स्टेप्स: ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन, ट्यूबुलर रीअब्सॉर्प्शन एंड ट्यूबुलर सिक्रीशन। एंड बिफोर यूरिन फॉर्मेशन हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा है कि लीवर में यूरिया फॉर्मेशन कैसे होगा। सो एक्सक्रीटरी सिस्टम की जो फिजियोलॉजी है, इसके जो काम करने का तरीका है, उसमें हमें 2 हिस्से करने हैं। एक लीवर में यूरिया फॉर्मेशन, एक किडनी के नेफ्रॉन में यूरिन फॉर्मेशन।